हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 का जो पार्ट 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। ठीक है, इसका पार्ट 3 चलेंगे। पार्ट 2 जिसने ना देखा हो हमारे जो चैनल है उस पर जाके वीडियो जरूर देखिए, जब भी लेसन पूरा समझ में आएगा। एक्चुअली में क्या है, लेसन बहुत बड़ा है और पूरा बैठना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे पार्ट्स में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल। ठीक है, मुगल और अकबर। ठीक है बच्चों, चलो मुगल और अकबर के बारे में अब हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हमेशा हम क्या करते हैं, जल्दी बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दो। 8th क्लास के बच्चे तो बहुत अच्छी है, फटाफट। और जो 8th क्लास के नहीं भी हैं, जो लेसन पढ़ने या देखने समझने आए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, या हमारी आवाज़ में प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पे भी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मुगल। ठीक है, मुगल का मतलब क्या हो गया, मंगोल से मुगल आया। ठीक है, कहाँ से आए, मंगोल से मुगल। तो मंगोल से आए थे ना वे, तो उन्हें हो गया, कहा गया बच्चों। अच्छा, नहीं, वेरी गुड। क्योंकि बच्चों की थ्योरी है थी, हमारे वाले जो सामने बच्चे बता रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, वे कह रहे मैडम मंगोल से आए इसलिए उन्हें मुगल कहा गया। ये उन्होंने मुझे थ्योरी दी है। ठीक है, तो आप बताना क्या बच्चों की थ्योरी ठीक है नहीं, कमेंट जरूर करके बताइएगा। अदरवाइज फिर कैसे पता लगेगा कि बच्चे मेरे सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, इनसे कह दो कि कमेंट जरूर कर रहे हैं। भाई कमेंट कर देना, हमारे बच्चों की डिमांड है। यहाँ बैठे हैं बच्चे, ठीक है, उनकी डिमांड है कि कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ही तो सारा हो ही चुका हमारा। दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध भी हो चुका है, और जी ये भी हो चुके हैं आपके, ये भी हो चुका है। विजयनगर साम्राज्य हो चुका है। अरे भाई साहब, कृष्णदेव राय भी जी भी आ चुके हैं हमारे। मुगल आ गए जी, मुगल, है ना। अब मुगलों का हम चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मुगल टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मुगल। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर। जब दिल्ली सल्तनत पतनशील था, यानी जब जो दिल्ली सल्तनत था वो पतन की तरफ था अपने, यानी खत्म होने की साइड था। ठीक है, तब बाबर एक तुर्क मंगोल शासक, ठीक है, तथा सैन्य राजनीतिक कार, जो समरकंद, जो वर्तमान में कहा है समरकंद, उज्बेकिस्तान से निष्कासित था, ने अपनी दृष्टि भारत की ओर मोड़ी। यानी जो बाबर था उसने क्या करा, बाबर एक तुर्क मंगोल था, ठीक है, और उसे समरकंद से निकाल दिया गया। तो उसने देख, अब कोई किसी को घर से निकालते हैं तो इधर उधर तो देखेगा ही देखेगा कि मैं किधर जाऊं किधर ना जाऊं। ठीक है, तो उसकी निगाह कहाँ मुड़ी, उसकी दृष्टि मुड़ी भारत की तरफ, उन्हें भारत की तरफ देखा। ठीक है, तैमूर वंशीय बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया। ठीक है, जिसे बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। इस युद्ध में बारूद, क्षेत्र तोपखाने, तोड़ेदार बंदूक पर अच्छा, यानी इट रिलीज हेवली ऑन गन पाउडर। ठीक है, और गन मैचलॉक गन्स which had recently been introduced in warfare in India.
जिन्हें भारत हाल ही में भारत युद्ध में सम्मिलित किया गया था। इस पराजय ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया। ठीक है, इस पराजय ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया तथा बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभालकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। पता लगे सबसे पहले मुगल कहाँ आए थे, कहाँ से आए थे? मंगोल से, तुर्क मंगोल से आए थे। ठीक है, और बाबर बना पहला, सबसे पहले बाबर आए थे। ठीक है, बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभालकर मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबरनामा की एक कृति में दर्शाया गया, बाबरनामा छापा गया। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है आगे बताऊंगी। ठीक है, तो बाबरनामा एक बुक है, इसमें ये दर्शाया गया पानीपत का युद्ध। तोपों के प्रयोग पर ध्यान देगी, कैसे तोपों का यूज किया जा रहा है, देखिए ये वहां से ही तोपें आई हैं। तो अब बाबरनामा किसने लिखी बच्चों? बाबरनामा बाबर ने ही लिखी है। देखो बाबर और बाबरनामा, ये भी हमें देखो पढ़ना जरूरी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो Babar left a candid autobiography of great historical value, Baburnama. Babar's memories in it. He comes out as cultured and intellectually curious with a keen appreciation for architecture, poetry, animals. ठीक है, इसमें वह स्वयं को क्या संस्कारी बौद्धिक इंग्लिश में इसलिए बताया, थोड़ा ना बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वालों पे भी हिंदी दे देते हैं, तो बच्चों की डिमांड थी कि मैडम इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल दिया करो। जैसे वास्तुकला, पशु सबसे एक वनस्पति की गहरी समझ थी। किंतु बाबर क्या था? एक निर्दयी विजेता भी था। कई नगरों के निवासियों की हत्या, कई नगरों के निवासियों की उन्होंने हत्या करी, महिलाओं तथा बच्चों को दास बनाया तथा लूटे हुए नगर के हंत निवासियों की मृत शरीरों से खोपड़ियों की मीनारें बनवाई। इसमें उसे गर्व महसूस होता था, किसको? बाबर को। बाबर मिडिल एशिया से अतिशय जुड़ाव रखता था, भारत को अल्प आकर्षणों का देश मानते हुए भी कि हिंदुस्तान विशाल देश है, इसमें सोना चांदी बहुत ज्यादा मात्रा में है, वर्षा ऋतु के समय यहाँ की जो हवा है बहुत शुद्ध और स्वस्थप्रद होती है। हिंदुस्तान में हर प्रकार के शिल्पकार अनगिनत संख्या में उपलब्ध है। यदि भारत की समृद्धि संसाधनों यानी रिसोर्सेज को देखकर उसने मिडिल एशिया वापस जाने के स्थान पर यही सत्ता बनाने का निर्णय लिया। उन्हें क्या, देखो कितना मतलब बाबर क्रूर था। किसने क्या करा? वो जो लोग बाग थे, बहुत ही क्रूर था वो। बच्चों की जो क्या करता था, निवासियों की हत्या कर देता था, महिला बच्चों को दास बनाना, जो नगर लूट लेता था, वहां निवासियों के जो शरीर होते थे उनकी खोपड़ियों से मीनारे बनवाता था। और कहता अरे भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखा कि यहाँ सोना चांदी भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। वर्षा के समय जब वर्षा ऋतु होती है, हवा बहुत हेल्दी होती है, मतलब क्लीन होती है, हेल्दी स्वास्थ्यप्रद होती है। तो उसने वहां अपने मिडिल एशिया में जाने के बगैर यहीं पे इसने अपनी सत्ता बनाने का फैसला लिया। मैं अब नहीं कहीं जाऊंगा, मैं भारत में जाऊंगा। जो भारत में आता है वो भारत का ही होकर रह जाता है, तो भारत है ही देश इतना बेहतरीन हमारा। ठीक है, आफ्टर बाबर डेथ, बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हिज सन हुमायूं, बाबर का बेटा क्या नाम क्या है? हुमायूं। 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र हुमायूं को साम्राज्य बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा। इसका लाभ उठाते हुए शेर शाह सूरी ने नॉर्थ इंडिया के बड़े भाग पर शासन स्थापित किया और काफी लंबे समय तक दीर्घकालिक सुधार किए। तथापि यहाँ वह कम समय रहा, क्योंकि हुमायूं ने शीघ्र ही अपना जो एम्पायर है फिर से स्थापित कर लिया। ठीक है, ये इससे पूर्व हेमू कौन था? स्किल्ड मिलिट्री कमांडर एंड चीफ मिनिस्टर यानी वजीर था। हेमू ने दिल्ली पर अल्पकालिक नियंत्रण स्थापित कर थोड़े समय के लिए हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से शासन किया। किसने किया? हेमू ने। यद्यपि उसमें कुछ सैन्य सफलताएं भी अर्जित की, परंतु बाबर का जो पोता था अकबर, बाबर का पोता अकबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, पानीपत का सेकंड जो युद्ध हुआ था, युद्ध भूमि में घायल हो गया। उसे बंदी बनाकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उसका सर धड़ से अलग करवा दिया। शीघ्र ही अकबर ने दिल्ली को मुगलों के लिए पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, क्या हुआ था?
अब वहां पे युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर के पोते अकबर से युद्ध करते हुए कौन, हेमचंद विक्रमादित्य को घायल हो गया और उसे बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने उसकी गर्दन काट दी और खुद वहां का दिल्ली का वो बन गया क्या, फिर से दिल्ली अपनी सत्ता में, मुगलों का पुनः वापसी हो गई दिल्ली में। ठीक है, अब आपके आ जाएंगे जी अकबर बाबू। अकबर जी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। अकबर अपने पिता हुमायूं की जो है declared emperor at the age of 13 upon his father Humayun's accidentally death. Akbar, Akbar set out to bring the entire subcontinent under Mughals control. अपने पिता हुमायूं के आकस्मिक मृत्यु के निधन के पश्चात, हुमायूं की डेथ के बाद अकबर को 13 साल की आयु में ही सम्राट बना दिया गया। कितना छोटा बच्चा रहा होगा अकबर उस समय। अकबर ने संपूर्ण भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है को मुगल शासन के अधीन लाने का अभियान चलाया, कैंपेनिंग स्टार्ट करी। उसका राज्यकाल क्रूरता यानी his reign was a blend of brutality and tolerance shaped by ambition and strategy, और क्रूर था और उसकी महत्वाकांक्षा और रणनीति द्वारा निर्धारित थी। आरंभिक जो विजय अभियानों में उन्हें पूर्ववर्ती उदाहरणों का अनुसरण करते हुए सबसे उन्हें चित्तौड़ में कोई दया नहीं दिखाई। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को उसे 5 माह से अधिक समय तक घेरे रखा। राजपूत सैनिकों ने दृढ़ प्रतिरोध किया, मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई, किंतु अंततः किले में सेंध लगा दी गई। राजपूत सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हुए, जबकि सैकड़ों महिलाओं ने जोहर किया। जोहर क्या होता है बताऊंगी मैं आपको। अकबर ने किले में 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया कि जितने भी 30,000 नागरिक हैं उन सबका नरसंहार कर दिया जाए, और जीवित महिलाओं और बच्चों को दास बना लिया गया। अकबर की आयु उस समय 25 वर्ष थी जब उसने किया। उसने विजय संदेश भेजा जिसमें लिखा था, हमने काफिरों के अनेक दुर्ग तथा नगरों पर अधिकार कर लिया है, देखो, और वहां इस्लाम स्थापित किया है। अपने रक्त पिपूसी यानी जो रक्त की प्यासी होती है उसे कहते हैं रक्त पिपूसी तलवार की सहायता से हमने उनके मस्तिष्क से कुफ्र के चिन्ह मिटा दिए हैं तथा संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट किया है। ये सब कौन कर रहे हैं? अकबर बाबू। ठीक है जी, अकबर ने ये करा है। अब आपको एक बार बता देती, मैंने ऊपर कहा था आपसे कि जौहर क्या है वो समझाती हूँ। जौहर क्या होता था बच्चों? तुर्क या मंगोल सेना किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेती थी तो वे प्राय वहां की स्त्रियों को गुलाम बना लेते थे, तुर्क या मंगोल, ठीक है, और उनके संग अमानवीय व्यवहार करते थे। ठीक है, कैसा व्यवहार करते थे? अमानवीय व्यवहार करते थे। When invading Turkish or Mughals armies conquered a territory, they often took the women as slaves or abused them. They are historical example of Rajput women jumping into mass fires to avoid being captured and enslaved. ठीक है, अमानवीय व्यवहार करते थे, जो मानव जो मानव के द्वारा नहीं करा जाता। कई ऐतिहासिक उदाहरण ऐसी राजपूत स्त्रियों के प्राप्त होते हैं जो अपनी पतिव्रता एवं सम्मान की रक्षा हेतु सामूहिक रूप से स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देती थी। जौहर अंतिम प्रतिरोध और प्रतिष्ठा की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। जब अकबर ने अंतिम रूप से चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की तो सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने अपनी महारानियों एवं कुलीन महिलाओं के साथ जौहर किया। अब ये देखो कि कितना मतलब क्या। आप बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैडम जहर भी तो खा सकती थी, तो जहर खा लिया ठीक है, लेकिन बॉडी तो वहीं रह गई, ठीक है ना। तो बुरा व्यवहार तो उसके साथ भी हो सकता था, तो इसलिए वे क्या करते थे, अग्नि में जल जाती थी, उसे कहते हैं जौहर। अकबर फॉलोड हिज predecessors इन द थॉट ऑफ हिज, अपनी पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हुए अपने एक विचार अपना, एक शासक को सदैव विजय की इच्छा रखनी चाहिए, अन्यथा उसके शत्रु उसके विरुद्ध हथियार उठा लेंगे। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होता गया उसने इसे स्थिर करने के लिए राजनीतिक युक्तियों का प्रयोग किया
उसने पड़ोसी राज्यों की राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। राजपूत क्षेत्रीय शक्तियों का दरबार में स्वागत किया। जजिया कर का उन्मूलन किया। ठीक है, यानी एब्लोइश कर दिया, खत्म कर दिया था अकबर ने बाद में जजिया कर। ठीक है, abolished the jazias and promoted the decline of सुलह कुल। और उसने क्या प्रमोट किया? सुलह कुल को प्रमोट किया। सभी के साथ शांति एवं सभी पंथों के साथ सहिष्णुता की नीति का अवलंबन किया। ठीक है, उन्होंने लिटरेटरी पीस विद ऑल द टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ्स थ्रू इंटरफेथ डायलॉग अपॉइंटमेंट of Hindus official in high position and other bold reforms. Akbar expanded and established his empire, even gaining the support of many Rajput rulers. सभी के संग शांतिपूर्ण का उन्होंने कहा भाई हम ढंग अपनाएंगे। ठीक है, आंतरिक आंतरपांथिक संवादों, हिंदू अधिकारियों ने उच्च पद पर नियुक्ति करी, हिंदू अधिकारी भी आ गए, एवं साहसिक सुधारों के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया तथा स्थिरता प्रदान की और कई राजपूत शासकों का समर्थन भी प्राप्त किया। उसके दरबारी इतिहासकार जीवनीकार अबू फजल ने उनके जीवन की बुक भी लिखी थी, है अकबरनामा, बाबरनामा, आईना अकबर, है ना। अबुल फजल ने लिखा है, औपचारिक रूप से मैंने लोगों को अपने पंथ के अनुरूप ढाला, इसे ही इस्लाम मान लिया कि भाई सबको मैंने अपने ढालों से इस्लाम मान, जैसे जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया। ये अकबर कह रहा है, मुझे अत्यंत लज्जा हुई, स्वयं मुस्लिम ना होते हुए दूसरों को बलात् ऐसा बनाने के लिए विवश करना अनुचित था। बलपूर्वक मतांतरित लोगों से प्रतिद्वंद्विता की क्या अपेक्षा की जा सकती है? यानी जो जबरदस्ती मुस्लिम बन गए उनसे क्या हम उम्मीद करेंगे, जब मैं ही सही तरीके से मुस्लिम नहीं बन पाया। उसकी दीर्घ शासन विधि प्राय 50 वर्षों तक चली। इस अवधि का मध्यकाल प्राय शांत रहा, किंतु अंतिम 15 वर्ष कश्मीर, सिंध, ढक्कन और अफगानिस्तान में नए जो मिलिट्री कैंपेन थी वे उनसे भरा रहा। देखो ये अकबर का वो है दरबार, ठीक है, उससे भरा रहा। स्वयं निरक्षर होने मतलब स्वयं पढ़े लिखे नहीं होने का उपरांत भी, यानी जो अकबर था पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बाद भी अकबर फारसी तथा भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहता था। उसने भारतीय शास्त्रीय विचारों में गहरी रुचि दिखाई और बहुधा विद्वानों को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद भवन स्थापित किया, जहां उसने प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया। इनमें महाभारत, फारसी में रजनामा या युद्ध का ग्रंथ ये नाम है, रामायण 176 लघु पेजों के साथ, भागवत गीता, पंचतंत्र शामिल है। अकबर के पुत्र जहांगीर ने पिता की भांति कला और वास्तुकला के प्रति रुचि दिखाई और दक्कन में प्रयास किया। उसके पुत्र शाहजहां ने कई विद्रोहों का सामना किया। उसे आगरा का स्थित ऐसे ताजमहल के निर्माता के रूप में आज भी याद किया जाता है शाहजहां को, है शाहजहां का आप मुझे कमेंट में बताएंगे शाहजहां का असली नाम क्या था। ठीक है, ताजमहल को आज भी विश्व के महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक माना जाता है। यह युग कला और स्थापत्य कला के विकास का चरम माना जाता है, जिसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दिल्ली एवं आगरा के लाल किले सम्मिलित हैं। अन्य शास्त्रीय कलाओं तथा भारतीय संगीत से लेकर लघु चित्रकला का भी इस काल में उत्कर्ष हुआ। ठीक है जी, देखो यानी बन के निकले। रामायण के फारसी अनुवाद पर आधारित एक लघु चित्र बनाया गया, जिसमें राम द्वारा स्वर्ण मृग को पीछा करते हुए सुप्रसिद्ध प्रसंग अपनाया गया है। तो ये तो हो गया आपका लेसन, अभी यहाँ तक का टॉपिक जो खत्म। कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों औरंगजेब। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बैठना तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हम औरंगजेब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, और आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।